Welcome to the channel Field of Physics. My name is Professor Mohammad Khalid. आज हम चैप्टर नंबर 17 पार्ट 2 एफएससी पार्ट 2 आईसीएस पार्ट 2 के शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इनसाइड चैप्टर। तो बच्चों आपको पता है कि ये चैप्टर जो है थ्योरेटिकल ज़्यादा है, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कम है। इनसाइड पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे इसकी। तो इनसाइड जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, बोर्ड में आ सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्वेश्चन भी लिखा और उसका साथ आंसर भी लिखा है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल within the elastic limit. Given material within the elastic limit, the ratio is called elastic constant or modulus of elasticity. ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है कि आप किसी मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया उसको अप्लाई करते हैं, वो मटेरियल कंप्रेस होता है या उसको खींचते हैं, वो मटेरियल एलोंगेट होता है। तो ये आपने स्ट्रेस अप्लाई की है, इतनी स्ट्रेस अप्लाई करनी है कि जब स्ट्रेस को रिमूव करें तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। वो जो लेवल स्ट्रेस का है उसको इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्ट्रेस कहते हैं। इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए आप जितनी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतनी स्ट्रेन पैदा होगी, मटेरियल में उतनी डिफॉर्मेशन पैदा होगी। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो को इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है और इसका दूसरा नाम जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस फोर्स ओवर एरिया ये सब के लिए सेम है, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। आप किसी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू नोट फोर्स कितनी लग रही है यूनिट एरिया पे, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज स्ट्रेस। और स्ट्रेन की आगे जो है तीन टाइप हैं। तो स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती कि हमारे पास स्ट्रेन है, आपने लेंथ में चेंज डेल्टा एल ओवर ओरिजिनल लेंथ एल, ये टेंसाइल स्ट्रेन है। लेंथ ओवर लेंथ, मीटर ओवर मीटर कट गए, कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है। अगर ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो डेल्टा वी ओवर वी, ये कट गए, कोई डायमेंशन नहीं है। अगर ये शेयर स्ट्रेस है डेल्टा ए ओवर ए, एरिया ओवर एरिया कट गए, कोई डायमेंशन नहीं। स्ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस, सो इलास्टिक कांस्टेंट हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ स्ट्रेस। इसका और स्ट्रेस का यूनिट सेम है क्योंकि स्ट्रेन डायमेंशन लेस है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स के लिए ये चीज मेंशन करना जरूरी है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। यंग मॉडुलस को y से, कैपिटल Y से डिनोट करते हैं। ये होता है टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। फिर मैं कहूंगा कि स्ट्रेस का फार्मूला सेम रहेगा F ओवर A और स्ट्रेन टेंसाइल लेंथ आ जाएगी डेल्टा L ओवर L। ये इसको फर्दर आप लिखना चाहें तो बल्क मॉडुलस डिनोटेड बाय K, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेस रिमेन सेम F ओवर A और ये चेंज इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। और शेयर मॉडुलस, शेयर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस अगेन F ओवर A और ये डेल्टा A ओवर A और इसको बहुत बार tan थीटा भी लिखते हैं, उसको छोड़ दें आप। आपने यहाँ तक लिखेंगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये वर्डिंग मैंने लिखी है, पहले बच्चों आप इसको समझना कि ये है क्या। आप इस पे, इसकी बॉडी फॉर एग्जांपल आपके पास स्पेसिमेन है, आप इस पे स्ट्रेस अप्लाई करते हो, इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करते हो, ये ट्विस्ट हो जाता है।
ट्विस्ट इसका हो जाना, ये जो ट्विस्ट हो रहा है इसकी शेप चेंज हो रही, शेप चेंज हो रही मतलब इसके अंदर स्ट्रेन पैदा हो रही, स्ट्रेस के अप्लाई करने से स्ट्रेन आ रही है, स्ट्रेन आने का मतलब ये डीफॉर्म हो रहा है, इसकी शेप चेंज हो रही। अब जो ही स्ट्रेस रिमूव कर दोगे ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो जब तक आपने स्ट्रेस अप्लाई की और ये इसमें डिफॉर्मेशन टेम्परेरी नहीं, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आई, ये बिल्कुल टेढ़ा नहीं हुआ बल्कि टेढ़ा हुआ स्ट्रेस के हटाने पे वापस ओरिजिनल शेप में आ गया, तो ये इसकी डिफॉर्मेशन जो है ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है कि आपने जो स्ट्रेस अप्लाई की है वो उस लेवल तक की है, इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस अप्लाई की है। इस लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, फिर इसकी ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। तो यहां से अब आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगी इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है। द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड विद इन द इलास्टिक रीजन is temporary and material regains its original shape or dimension when stress is removed. ये वर्ड लिखा हुआ है when stress is removed. This deformation is called elastic deformation. The property is called elasticity of the material. यानी जो मटेरियल इलास्टिक डिफॉर्मेशन जिन मटेरियल में होती है तो ये उनकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, यानी स्ट्रेस अप्लाई की, स्ट्रेस के रिमूव करने पे स्ट्रेन खत्म हो गई, डिफॉर्मेशन वैनिश हो गई, खत्म हो गई। ऐसे मटेरियल जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करते हैं जिनमें सिर्फ इलास्टिक डिफॉर्मेशन पैदा होती है उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी, मटेरियल की प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। उसके बाद है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कि आप स्ट्रेस अप्लाई करें, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपने अप्लाई की, इलास्टिक लिमिट को स्ट्रेस क्रॉस कर गई, तो मटेरियल आप स्ट्रेस हटा भी लें, रिमूव भी कर दें स्ट्रेस को, तो मटेरियल ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक ना भी हो वो ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा, या तो ब्रेक होगा या ओरिजिनल शेप में परमानेंट चेंज आ जाएगी, उसकी डेंट पड़ जाएगा, उसकी शेप में परमानेंट चेंज आ जाएगी, टेढ़ा हो जाएगा, कोई भी स्पेसिमेन है, तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। यहां से इसको पढ़ते हैं, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड। अब मटेरियल की शेप में परमानेंट चेंज आ गई, अब आप स्ट्रेस हटा भी लें तो मटेरियल ओरिजिनल पोजीशन पे आने वाला नहीं है, ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो ये जो डिफॉर्मेशन इसमें स्ट्रेन पैदा हुई है ये परमानेंट है, परमानेंट डिफॉर्मेशन को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं, और मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। जिस तरह इलास्टिक डिफॉर्मेशन में जो प्रॉपर्टी थी मटेरियल की इलास्टिसिटी, और यहाँ पे जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है दैट इज प्लास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हम जब मटेरियल को स्टडी करते हैं, मटेरियल को यूज करते हैं, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी ऐसे मटेरियल जिनमें प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है दे आर मोर यूजफुल इन इंजीनियरिंग। इसकी जो है वो एग्जांपल आगे आएंगी। मटेरियल को इस बेस पे हम डिवाइड करेंगे। अगला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस बेस पे था। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डक्टाइल एंड ब्रिटल सब्सटेंसेस। ये बेटा इस इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी पे बेस है। डक्टाइल सब्सटेंसेस या मटेरियल क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच गो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन until they break known as ductile substance। यानी मटेरियल जो स्ट्रेस अप्लाई की, स्ट्रेस की इलास्टिक लिमिट को इवन क्रॉस किया, उसकी शेप में डायमेंशन में परमानेंट चेंज आ गई, और मजीद स्ट्रेस अप्लाई की तो मटेरियल भले तो टूट गया, तो वो मटेरियल कहलाता है डक्टाइल। यानी वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने के बाद उसकी स्ट्रेन मजीद बढ़ती है,
उसमें परमानेंट चेंज आता है स्ट्रेन में, उसकी शेप चेंज होती रहती अनटिल की ब्रेक टूट जाता है, उसको डक्टाइल कहते हैं। इंजीनियरिंग पर्पज के लिए ये मटेरियल जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल लेड, ये कॉपर, आयरन, रॉट आयरन वगैरह इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद ब्रिटल मटेरियल है। पहले समझ लें ब्रिटल क्या है। आप किसी मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई करें, स्ट्रेस के इलास्टिक लिमिट तक जस्ट रीच इलास्टिक लिमिट और मटेरियल टूट गया। आपके पास ग्लास है, आप ग्लास पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं मर्कज़ी, ग्लास टूट जाता है। इलास्टिक लिमिट क्रॉस करते ही जस्ट ब्रेक हो जाए कोई और भी मटेरियल, उसको ब्रिटल मटेरियल या ब्रिटल सब्सटेंस कहते हैं। The substances will break just after elastic limit is reached. इलास्टिक लिमिट किसकी? स्ट्रेस की। जो स्ट्रेस अप्लाई करें उस इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल पहुंचता है, टूट जाता है, तो उसको ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। एग्जांपल ग्लास, हाई कार्बन स्टील, ये एग्जांपल एमसीक्यूज में दोनों आ सकती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपने एग्जांपल के साथ आंसर करना। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी। आप किसी मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें स्ट्रेन पैदा होती है। स्ट्रेन का मतलब है कि उसमें डिफॉर्मेशन पैदा होती है। डिफॉर्मेशन का मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा हट जाते हैं, थोड़ा डिस्प्लेस हो जाते हैं ओरिजिनल पोजीशन से। उनमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टाइप एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो स्ट्रेन एनर्जी है। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन द डिफॉर्म्ड मटेरियल, इन स्ट्रेस अप्लाई करने से मटेरियल डिफॉर्म हुआ, उसमें स्ट्रेन आई। द एनर्जी स्टोर्ड इन द डिफॉर्म्ड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड डिफॉर्म मटेरियल में होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। इसका इतना ही आंसर है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपको पता है कि मटेरियल की तीन टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की। मटेरियल होता है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। आईटी की टेक्नोलॉजी में जितनी भी एडवांसमेंट हुई है वो इन सेमीकंडक्टर की स्टडी से हुई है, तो इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। सेमीकंडक्टर की दो टाइप्स हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनमें फर्क क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पीरियोडिक टेबल में ये मोस्ट प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर की है और ये पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप में पाए जाते हैं। और जो मेनली नोन हमारे पास सेमीकंडक्टर हैं जिनको हम टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं इंजीनियरिंग में, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर, और इन प्योर सेमीकंडक्टर को द मोस्ट प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। 0 केल्विन पे दे आर परफेक्ट इंसुलेटर, प्योर सेमीकंडक्टर। 0 टेम्परेचर पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे सिलिकॉन भी इंसुलेटर है, जर्मेनियम भी इंसुलेटर है, दे आर परफेक्ट इंसुलेटर। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जब इनका टेम्परेचर बढ़ता है इनमें कंडक्टिविटी स्टार्ट होती है। ये लॉन्ग आर्टिकल में हम पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ शॉर्ट इसमें थोड़ा ब्रीफ डिस्कस कर रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत इसकी ना समझ आ जाए और याद करने में आसानी हो, ठीक है। आपने याद रखना है द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। दूसरी टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी इंट्रिंसिक प्योर में मिक्सिंग हुई है, कुछ इंप्योरिटी ऐड की है, तो वो बन गया है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। If some impurity is added to a pure semiconductor, if some impurity is added to a pure semiconductor, then it becomes extrinsic semiconductor. तो ये बेटा extrinsic semiconductor है।
यानी सिलिकॉन में कोई और एलिमेंट के एटम मिक्स कर दें, जर्मेनियम में किसी और एलिमेंट के एटम को मिक्स कर दें, तो ये मिक्सिंग अप करने से एक्सट्रिंसिक हो जाता है ये सेमीकंडक्टर, और इसकी प्रॉपर्टी बेटर हो जाती है, कंडक्टिविटी इसकी बेटर हो जाती है, ये हम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अगले की स्टेटमेंट है शॉर्ट क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग। डोपिंग एक टर्म है, इसका क्या मतलब है? डोपिंग क्या है कि आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटी एटम को ऐड करके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हो, तो वो जो प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इंप्योरिटी है वो डोपिंग है। तो इसकी यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सम इंप्योरिटी एटम टू ए प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ अदर एलिमेंट्स के एटम को ऐड करना का प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सुपरकंडक्टर्स? The material whose resistivity becomes zero below certain temperature, that temperature is called critical temperature। यानी आपको पता है किसी कंडक्टर का आप टेम्परेचर कम करें तो उसकी रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टिविटी कम होती जाती है और कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। आप इतना टेम्परेचर कम करें कि उसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर इफ कि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कम करते जाएं और एक सर्टेन टेम्परेचर पे, जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर हम कहेंगे, उसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए, रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए तो वो कंडक्टर से सुपर कंडक्टर बन जाएगा। देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो सुपर कंडक्टर ये हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर। जो सुपर कंडक्टर को हमने पढ़ा डेफिनेशन, उनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर पे, उनके यूजेस क्या है? आपने यूजेस को जस्ट डिस्क्राइब, ज़्यादा डिटेल में नाम लिखने। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मेडिकल पर्पस के लिए यूज होता है। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, सुपर कंडक्टर यूज होता है। ट्रेन जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठती है ट्रैक से और हाई स्पीड ट्रेन होती है। पावर फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स, इसमें यूज होते हैं सुपर कंडक्टर्स। और फास्टेस्ट कंप्यूटर चिप्स, फास्टेस्ट कंप्यूटर चिप्स में ये यूज होते हैं सुपर कंडक्टर। अगला क्वेश्चन है, स्टेट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे मटेरियल की तीन टाइप थी, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जब आप मटेरियल की स्टडी करते हो तो मटेरियल की तीन टाइप्स है, ठीक है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। इनकी जस्ट डेफिनेशन एग्जांपल आपको लिखनी है। Substances in which the magnetic field produced by orbital and spin motion of इलेक्ट्रॉन कैंसल each other effect। देखो मैग्नेटिक का जो सोर्स है ना, किसी मटेरियल में मैग्नेट का जो सोर्स है वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रिवॉल्व कर रहे हैं, एक स्पेसमेन है उसमें मैनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इवन न्यूक्लियस इटसेल्फ रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है, स्पिन भी कर रहा है। घूमते इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड, स्पिन मोशन इलेक्ट्रॉन की का मैग्नेटिक फील्ड, सारे वेक्टर है। इन सब वेक्टर को ऐड करें, जोड़ें और इनका इफेक्ट कैंसल ईच अदर कर दे, कैंसल हो जाए, तो वो ऐसा मटेरियल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ये नेचुरल है और उसकी एग्जांपल आपने याद करनी है एमसीक्यू के लिए, अदरवाइज बिस्मथ, फास्फोरस वगैरह। पैरा क्या है कि किसी स्पेसिमेन में तमाम एटम के इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन, ऑर्बिटल मोशन, उसका कंबाइंड मैग्नेटिक इफेक्ट, टोटल मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड की एडिशन नॉन जीरो, यहाँ पे तो जीरो होगी डायल, इसकी नॉन जीरो वैल्यू, तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाती हैं। द सब्सटेंस इन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन की ऐसे, और इलेक्ट्रॉन स्पिन करता हुआ ऑर्बिट में जा रहा है,
तो इनकी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोर्ट ईच अदर, इनका वेक्टर सम नॉन जीरो होता है एंड एटम बिहेव्स लाइक ए टाइनी मैग्नेट, एटम जो है छोटा सा मैग्नेट बन जाता है। एग्जांपल में एल्युमिनियम मैंगनीज, ये दो एग्जांपल है। उसके बाद इंजीनियरिंग पर्पस के लिए ये फेरोमैग्नेटिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। Substance in which atom cooperate with each other to produce strong magnetic effects. Otherwise ये डायर आप इस मटेरियल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। आयरन है, निकल है, स्टील है, ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर का लास्ट, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। ये है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनकी में मैग्नेटाइजेशन होती है, मैग्नेटिक होते हैं, लेकिन जब उनको टेम्परेचर दिया जाता है, हीट अप किया जाता है तो उनकी मैग्नेटिज्म खत्म होना शुरू हो जाती है, वो मैग्नेटिज्म खत्म करना शुरू कर देते हैं। एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो नॉन मैग्नेट बन जाते हैं, मैग्नेट मटेरियल नॉन मैग्नेट बन जाता है हीट अप करने से, टेम्परेचर देने से। तो जिस टेम्परेचर पे कोई मैग्नेट नॉन मैग्नेट भी बन जाता है उसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। The temperature at which ferromagnetic material begin to lose their order line is called Curie temperature. यानी उसका मैग्नेटिज्म लूज होना शुरू हो जाता है, जो ऑर्डर है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, उसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। आयरन फेरोमैग्नेटिक है और अगर ये मैग्नेटाइज हो जाए, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में, इसको हीट अप करें तो 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। क्यूरी टेम्परेचर आयरन के लिए 750 MCQ के लिए याद रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।